स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न इस प्रश्न पत्र का दिया गया है वो ये है कि इनमें से किसे महापाषाण कहा जाता था। महापाषाण संगम काल में किसी मृतक की मृत्यु के बाद जब उसकी समाधि को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था तो उस समाधि को ही महापाषाण कहा गया है। तो समाधि है तो इस वजह से इसका ऑप्शन बी सही चला जाएगा कि महापाषाण कुछ और नहीं दरअसल संगम काल के कब्र है। दूसरा जो प्रश्न है कि किस काल में कृषि का उत्पादन शुरू हुआ था, तो कृषि का उत्पादन नवपाषाण काल में शुरू हुआ था और मेहरगढ़ से कृषि के पहले साक्ष्य हमको मिलते हैं कि पहला साक्ष्य कृषि का कहाँ से मिला है वो है मेहरगढ़ से। ठीक, अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो हड़प्पा स्थल इनमें से सोहगौरा नहीं है क्योंकि सोहगौरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल ना हो करके एक ये मौर्य काल का स्थल है। ठीक है, तो मौर्य काल में क्योंकि कोटदीजी के बुनकर फेमस थे, बड़े पैमाने पर इस कार्य में को अंजाम देते थे। वहीं चंद्रदोड़ों के बारे में हमको पता है कि चंद्रदोड़ों से हमको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जिसे कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासी कहीं ना कहीं अपने साज सज्जा को लेकर भी बेहद कॉन्शियस थे या उन्हीं साज सज्जा पर विशेष बल देते। वहीं जो अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न उसमें कहा गया मेलुहा नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, मेलुहा के नाम से सिंधु को जाना जाता था यानी हड़प्पा सभ्यता को ही जाना जाता था क्योंकि मेसोपोटामिया के शासक सम्राट सारगोन के अभिलेख से हमको पता चलता है कि मेसोपोटामिया में यहाँ से दिलमन माकन और मेलुहा के व्यापारी वहां व्यापार और वाणिज्य करने जाते थे, यानी व्यापार करने के लिए वो लोग मेसोपोटामिया तक जाते थे, जिसमें से जो दिलमन है वो बिचौलिए का कार्य करता था, वहीं मेलुहा के व्यापारी वहां पे अपना सामान लेके जाते थे। तो मेलुहा को, ठीक है, सिंधु को ही उसमें मेलुहा कहा गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका कौन सा सही चला जाएगा, डी सही चला जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न कि किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मिलता है, तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र ऋग्वेद में मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। विश्वामित्र के द्वारा की गई। अगला प्रश्न पुराणों में किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है, तो पुराणों में श्री पर्वतीय इक्ष्वाक वंश के शासकों को कहा गया है और कोई वंश नहीं। जिस इक्ष्वाक वंश के जो हमारे यहाँ पे राजा थे वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी इसी वंश से संबंधित माना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न कि वह कौन सा राजकुमार था जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो दरअसल अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुआ था या मगध की शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया था। ठीक, अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। इतिहास में दरअसल 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है जिसमें से काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंवज और कुरु महाजनपद है। तो इसमें से किसका नाम हमने नहीं लिया, तो था पुहार का नाम, क्योंकि पांचाल, गांधार और मगध जिनमें से सबसे बड़ा महाजनपद था क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से जहाँ पे एक अच्छी मात्रा में अनाज का उत्पादन हो सकता था। दूसरा चीज नदी तटीय क्षेत्र होने के कारण प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी जिससे दुश्मनों को आवाजाही में आक्रमण करने में थोड़ा सा परेशानी होती थी। वहीं नदियों की उपस्थिति कहीं ना कहीं जल मार्गों या जलयानों के यातायात के लिए एक बेहतरीन माध्यम उपलब्ध कराती थी। वहीं दूसरी तरफ वज्र और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी, यानी वहां के राजा वंशानुगत ना होकर के उनका चयन भी किया जाता था। ठीक है, जो तो अगला प्रश्न भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जब जिस भी प्रश्न में विचार करने को कहा जाए तो सबसे पहले उसके स्टेटमेंट्स ना पढ़ करके अंत में जाके ये चीज मार्क कर लेना कि उसमें से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, यानी हमको सही कथनों को ढूंढना है या उन पे विचार करना है या गलत करना है। ठीक है, तो जो पहला कथन है वो है कि उस समय यानी सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये बात हाँ एकदम सही है कि सिकंदर के आक्रमण समय भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है। जब किसी भी राज्य में या किसी भी देश में एक केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, वो कई सारे विखंडित राज्यों में बटा होता है, तो उसको जीतना व उस पर अपनी सफलता प्राप्त करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो पहला कारण एकदम से सही है कि केंद्रीकृत सत्ता ना होना कहीं ना कहीं भारत की एक कमजोरी थी। वहीं दूसरा जो इसी से जुड़ा है कि अगर केंद्रीकृत सत्ता नहीं होती है तो उसके पास राजस्व की कमी होती है, उसके पास अन्य संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण से वो अपने यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित सेना नहीं रख सकता था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि सिकंदर की सफलता में लेकर केंद्रीय सत्ता का ना होना और जो भी राजा रजवाड़े थे उनके पास प्रशिक्षित सैन्य बल का ना होना, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही, जो कि सिकंदर की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारणों में के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि बैसाख बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है? तो बैसाख दरअसल बुद्ध की जयंती से संबंधित है, जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक, पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि बुद्ध का जन्म, उनको निर्वाण प्राप्ति के साथ साथ उनको महापरिनिर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। ठीक, यानी निर्वाण यानी उनको ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध ने अगला जो प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और कहीं नहीं दिए थे। ठीक, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने में से पहले ही बताया हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि हमको सही कथन चुनने हैं या गलत कथन चुनने हैं। तो उसके लिए सबसे नीचे प्रश्न के जाएंगे तो उसमें लिखा गया ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जो पहला कथन हमारा है वो ये है कि बुद्ध ने के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। संभाषण यानी उन्होंने जो भी उपदेश दिए, जो चर्चाएं परिचर्चाएं की, उसको उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। ये बात एकदम सही है क्योंकि उनके मरने के बाद यानी उनके महानिर्वाण परिनिर्वाण की प्राप्ति के बाद उनके शिष्यों के द्वारा इन सब का वर्णन किया गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। दीपवंश और महावंश दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य हैं, जिसमें से दीपवंश से श्रीलंका के इतिहास का पता चलता है। वहीं महावंश में मगध के जो राजा हुए या मगध के शासकों का एक क्रमबद्ध वर्णन मिलता है, यानी क्रमबद्ध सूची मिलती है। और ये बात भी सही है कि दोनों की रचना श्रीलंका में हुई है। तो हमको क्या ढूंढना था कि कौन से कथन सही है, तो इस हिसाब से हमारे दोनों कथन एकदम सही है। ठीक, अगला प्रश्न कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अभिलेख मिलता है? जो प्रश्न संख्या 13 हो। अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के जो भी जितने भी शिलालेख मिले हैं, चाहे वो बृहद शिलालेख के रूप में हो, चाहे लघु शिलालेख के रूप में हो, चाहे गुफा शिलालेख या गुहा शिलालेख के रूप में, जो अशोक के अभिलेख थे, पहली चीज अशोक के अभिलेख राज्यादेशों के फॉर्म में है, यानी जो अशोक के द्वारा दिए गए आदेश थे उसको इंगित करते हैं। ठीक है, जो उनके बृहद शिलालेख, वही लघु शिलालेख जो है उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता चलता है। तो जो पहला लघु शिलालेख है उसमें से अशोक का नाम अशोक वर्णित मिलता है। इसके साथ साथ मास्की, गुर्जर, नेटूर और उद्गोलम जैसे शिलालेखों में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। वही अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं, जिसका सबसे पहले विकुटन यानी जिसको सबसे पहले उसने पढ़ा था उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक को अभिलेखों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को माना जाता है क्योंकि बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहद्रथ का ही सेनापति था, उसने शुंग वंश की नींव डाली है। इस वजह से बृहद्रथ को अंतिम मौर्य सम्राट माना जाता है।
अगला प्रश्न है, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? सुदर्शन झील काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा से फेवरेट रहा है पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि कभी न कभी निर्माण पूछा जाता है, कभी पुनर्निर्माण पूछा जाता है या जीर्णोद्धार पूछा जाता है। तो इतिहास में 5-6 बार इसका जिक्र आता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति यानी वहां के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, जिसका आगे चल करके जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो 15 का ऑप्शन हमारा बी सही चला जाए। ठीक। 16वां प्रश्न जो है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी करना का श्रेय हिंद यूनानियों को जाता है, यानी इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। ठीक। अगला प्रश्न कि इनमें से किसे विष्टि कहा जाता था? विष्टि का मतलब था बेगार करने वाले लोग। बेगार क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति से आप काम करवा लें और उसके बदले में उसको आप भुगतान ना करें, या किसी भी तरह से आप उनसे काम अपना निकलवा लें और उसके बदले में जो भी उसका पेमेंट बचता है वो पेमेंट आप ना करें, तो यानी आप उससे क्या करवा रहे हैं? बेगार ही एक हिसाब से करवा रहे हैं। तो प्राचीन भारत में उसको बेगार प्रथा को विष्टि के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। तो उस समय की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए गुप्त काल को स्वर्ण काल माना गया है। ठीक है। तो गुप्त क्यों माना गया? क्योंकि उस समय गुप्त काल में कालिदास जैसे महाकवि, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, बराहमिहिर और नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक मौजूद थे। तो इस वजह से इतने सारे रिसर्चर, इतने सारे क्या नाम है कवि और लेखक मौजूद थे। इस सांस्कृतिक विशेषता को ध्यान में रखते हुए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न फिर से वही कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या विचार करना है कि कौन सा कथन सही। तो विचार करने के संदर्भ में जो पहला कथन है कि हर्ष का पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन के से युद्ध हुआ। हाँ, ये बात तो सही है कि हर्ष का पुलकेशिन के साथ युद्ध हुआ था, जिसकी जो वर्णन है या जिसके बारे में हमको प्रमाण है वो ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। लेकिन यह युद्ध पूर्वी भारत में ना हो करके पश्चिमी तट पर हुआ था, यानी नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित भी हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट 19वें का हमारा गलत चला जाएगा। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसका दक्षिण की ओर मुकाबला शैव राजा शशांक से हुआ था। ये बात भी सही है कि कुछ शशांक ने हर्षवर्धन के भाई, बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी, जिसकी और हर्ष शासन सत्ता संभालते ही उसका पहला उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से शशांक से उसको, बंगाल के शासक शशांक से उसको बदला लेना है। तो जैसे कि पहले बता दिया कि शशांक एक शैव राजा था जो बंगाल का शासक था, और बंगाल किसी भी तरीके से भारत के दक्षिण में नहीं स्थित है। तो इस वजह से दूसरा भी स्टेटमेंट इसका गलत है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन गलत है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? डी सही चला जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया? तो दरअसल सम्राट हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करवाता था, धार्मिक सभा का आयोजन करवाता था। तो जिन दो स्थानों पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था वो है कन्नौज और प्रयाग। ठीक। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और क्या विचार करना है, कौन से कथन सही। तो जो पहला कथन है, संगम एक धार्मिक साहित्य है। संगम साहित्य एक धार्मिक साहित्य ना हो करके एक लौकिक साहित्य है। ठीक है। कौन सा साहित्य है? लौकिक साहित्य है, जिसमें केवल प्रेम और राजा की प्रशंसा को लेकर के वर्णन किया गया है। तो ये धार्मिक साहित्य ना होकर के कौन सा साहित्य है? लौकिक साहित्य। दूसरा जो स्टेटमेंट है, संगम साहित्य के पद में 8 संकलन विभक्त है, यानी संगम साहित्य जो है 8 संकलनों में विभक्त है। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है कि संगम साहित्य को 8 संकलनों में बांटा गया है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है, जैसे बताया गया कि संगम साहित्य धार्मिक साहित्य ना होकर के एक लौकिक साहित्य है, तो यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही चला जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या इनमें से पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीयों का जाना जाता है। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट था या एक फैक्चुअल नॉलेज की बात थी। ठीक। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा या पातशाहनामा की रचना की
पादशाहनामा या पादशाहनामा शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन है, जिसमें जिसके शुरुआती 10 वर्ष अमीर गजनवी ने और वहीं बीच के 10 वर्ष अब्दुल हामिद लाहौरी ने और शाहजहां के काल का अंतिम 10 वर्ष मोहम्मद वारिस ने लिखा है। तो यानी अमीर गजनवी, मोहम्मद वारिस और अब्दुल हामिद लाहौरी ने मिलकर इस पादशाहनामा की रचना की है, जिसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें से बाकी दो तो नाम नहीं है, लेकिन किसका नाम मिलता है? अब्दुल हमीद लाहौरी का नाम मिलता है। तो शाहजहां पादशाहनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। अगला प्रश्न, सती बालिका का मार्मिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो सती बालिका का मार्मिक विवरण बर्नियर ने प्रस्तुत किया था। बर्नियर दरअसल शाहजहां के समय आने वाला एक फ्रांसीसी डॉक्टर था और उसने यहाँ पे आकर के टहला घूमा और यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ लिख के गया। अगला जो एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? तो वो था गंग वंश। गंग वंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की। तो जैसा कि जाएगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल मिला के 25 प्रश्न ही थे, तो इन 25 के आंसर आपको पता चले गए होंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत और अन्य जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ।